Hello everyone, welcome to the UPSC फाउंडेशन कोर्स बाय ट्रू IAS एंड PCS PSIR की डिस्कशन को आज हम लोग बहुत दिनों बाद कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 1 हमने डिस्कस करा था कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का मतलब क्या होता है। तीनों वर्ड्स को हमने तोड़ तोड़ के देखा था कि व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड्स वेस्टर्न। पॉलिटिकल का मतलब क्या होता है, पॉलिटी वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ है और पॉलिटिकल थॉट का क्या मतलब होता है। अब जब आपने अगर इतना थोड़ा बहुत सीख लिया है, डोंट वरी, वैसे तो 11-12 चैप्टर्स हमारे एक फाउंडेशन लेवल पे ही वर्क करेंगे कि PSIR का पूरा फाउंडेशन बिल्ड हो, लेकिन उसके साथ साथ अब क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की मैं आपको जिस्ट दे चुका हूँ, हिंट दे चुका हूँ, उसका कंसेप्ट बिल्ड कर चुका हूँ, तो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात अब ये उठकर आती है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जिस पर्सन ने, जिस बंदे ने महारत हासिल करी थी, जिसके पास एक मतलब आप कह सकते हो कि टाइटल है कि अगर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की, इस वर्ड की, सब्जेक्ट की जहाँ से शुरुआत होती है और जो पर्सन इसके साथ सबसे ज़्यादा एसोसिएटेड है, तो वो है प्लेटो। प्लेटो के बारे में हमें सीखना चाहिए। प्लेटो के साथ साथ धीरे धीरे करते करते हमारा पॉलिटिकल थिंकर्स का बेस बनता चला जाएगा और आपको क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। अब हमारे कोर्स में ना दो तरह के थिंकर्स होते हैं। एक होते हैं हमारे सामने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स और दूसरे होते हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स को कवर करना आपके लिए थोड़ा सा आसान रहता है, थोड़ा सा डायनेमिक रहता है। डायनेमिक इन द सेंस ऐसा रहता है कि इसके लिए थोड़ी सी आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बेस आपको पता होना चाहिए और उन थिंकर्स के आपको नाम पता होना चाहिए, थोड़े से कुछ एंशिएंट के और कुछ मेडिवल के, लेकिन ज़्यादातर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के। और अगर आपका आज़ादी की लड़ाई का सिनेरियो, इंडियन नेशनल मूवमेंट अगर स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है। वो उसकी बात बाद में करेंगे। हमारा पेपर 1 का सेक्शन 2 तो ईजी है, जो कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स और इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता है। लेकिन वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर में आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, बिकॉज वेस्टर्न का मतलब आप तो सीख ही गए हो कि क्या है। यहाँ पर सिर्फ बात USA, अमेरिका और इसकी नहीं होती है। हमारे सामने पॉलिटिकल थिंकर्स बहुत सारे होते हैं। जैसे वन ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर्स विच आई लाइक द मोस्ट इज हाना आरेंट। ठीक है, शी इज़ अ लेडी विद अ वेल डिफाइंड क्वालिटी एंड साइकोलॉजिकल थिंकिंग, और उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी बहुत अच्छी है। इसके अलावा कार्ल मार्क्स। लेकिन इन सब पॉलिटिकल थिंकर्स की जर्नी पे जाने से पहले, सबसे पहले इनका जो गुरु, इनका जो बाप रह चुका है, उसके बारे में डिस्कशन करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। डेट इज़ प्लेटो। ठीक है, प्लेटो के बारे में मैं आपको टू द पॉइंट, जैसे कहते हैं कि PSIR में टू द पॉइंट करवाओ, लेकिन मैं ये मानता हूँ ऑप्शनल क्या होता है। देखो GS और ऑप्शनल में आपको फ़र्क पता है क्या रखना है। जैसे मैं आपके सामने एक पहले आईना खोल कर रखता हूँ। अब क्योंकि चैप्टर 1 तो आपका बेस था, चैप्टर 2 से ये आईना खोलना आपके सामने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट बहुत बनना ज़रूरी है। PSIR लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका सिलेबस सर कब खत्म होता है, तो मैं कहता हूँ जब तक आपका इंटरव्यू के बाद PDF लिस्ट में नाम कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि PSIR इज़ वेरी डायनेमिक, उसमें करंट अफेयर की अपडेशन आपको चाहिए पड़ती है। आईना क्या है आपके सामने? आईना ये है कि 90% आपका स्टैटिक पार्ट PSIR का जो होता है वो आपके अल्टीमेटली लिंक्ड होता है GS पेपर 2 से। और जो पर्सन लक्ष्मीकांत पढ़ रहा होता है ना, जिसको उसमें इंटरेस्ट आ रहा होता है या थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही होती है, या फिर इंडियन पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट, लक्ष्मीकांत तो एक बुक है, मुझे उसका नाम नहीं बोलना चाहिए, इंडियन पॉलिटी अगर थोड़ा बहुत उस पर्सन को समझ में आता है, पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंदिरा गांधी, इमरजेंसी, नसबंदी प्रोग्राम, आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 360, जम्मू एंड कश्मीर का इशू, अगर ऐसे मुद्दों में अगर उसको थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट आता है, मेरी राय ये रहती है अंधाधुंध आंख बंद करके, आंख पे पट्टी लगा के गो फॉर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस एज योर ऑप्शनल इन UPSC। बिकॉज एक तो ये जो 1100 पन्नों की बुक है, ये तो आप मान लो कि ये आपके बाएं हाथ का खेल है, आपको इसको छूनी नहीं है। 6 महीने तो यहीं बच गए आपके अल्टीमेटली ऑप्शनल की एक्स्ट्रा कुछ भी कवर करने के लिए। बाद में होता क्या है कि आपके GS पेपर 2 की आंसर राइटिंग इन्हेंसमेंट बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि IR में अक्सर लोग लेमैन आंसर लिखते हैं। कैसे? IR के लिए स्टैटिक पोर्शन लोग प्रिपेयर करके जाते नहीं, GS वाले स्टूडेंट, अदर ऑप्शनल वाले। और सबसे बड़ी बात, IR के आंसर वो लोग विजन IAS की, करंट अफेयर मैगजीन्स या फिर मेंस 365 उठाकर लिखने की कोशिश करते हैं, एंड दे बैडली सफर इन GS पेपर 2। जबकि हम लोग जानते हैं PSIR के स्टूडेंट के IR में सबसे पहले बैकग्राउंड बताना पड़ता है, लेकिन गलती उनकी नहीं है GS वाले स्टूडेंट्स की। घंटा बैकग्राउंड जब पता होगा तभी तो बताओगे। अब बुरा मत मानना, 12वीं आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने करी, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट रहा होगा, लेकिन मुझे शिद्दत से बताओ
जो मैंने लेक्चर्स आपके साथ शेयर करे कोल्ड वॉर के बैकग्राउंड के दो चार लेक्चर तो उसी के ऊपर थे। जो प्लेलिस्ट आपकी आजकल चल रही है, मैं आपको जो बोल रहा हूँ 12th की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स कवर करने को, क्या आप वो सिनेरियो जानते थे? बिना उसके कोल्ड वॉर आपका टॉपिक कवर करवाना क्या इंसाफ वाली बात थी कि नहीं थी? बताओ मुझे ज़रा, सब लोग बोलो। सुना था कि कोल्ड वॉर क्या होता है। सेकंड विश्व युद्ध जानते थे, ठीक है, वो उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल नहीं बताया, लेकिन कोल्ड वॉर की स्टार्टिंग के लिए जितना सिनेरियो बताया तो पता लगा कि भैया जो लोग दो साथ हैं, लोग अमेरिका और रशिया, वो बाद में एक दूसरे के एंटी क्यों हो गए, दुश्मन क्यों बन गए? ये लॉजिक ऑफ डिफरेंस क्या है? कल को एक क्वेश्चन आ जाए अगर यूपीएससी में, कोई बड़ी बात नहीं है, पेंडिंग है ये क्वेश्चन, कभी नहीं, हमारे टाइम पे टकरा जाएगा, इस साल के मेंस में आ जाएगा या हमारे टाइम के मेंस में आ जाएगा कि लॉजिक ऑफ डेटरेंस या लॉजिक ऑफ डिटेंट, ठीक है, ये कोल्ड वॉर राइवलरी के टाइम पर कैसे हाईएस्ट पॉइंट था और इस लॉजिक का मतलब क्या है? अब आईआर में मेन 65 में दे ही नहीं रखा है जब ये, तो कैसे आ जाएगा? लोगों को ये भी नहीं पता कि कोल्ड वॉर 2.0 चल रहा है वर्ल्ड के अंदर। अब यूएसएसआर को रिप्लेस कर कर, रशिया को रिप्लेस कर कर चाइना जगह ले रहा है, जो कि अल्टीमेटली टैकल कर रहा है यूएसए की हेजीमनी को। और ये वाली बातें और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई हैं, स्पेशली जब कोविड की लहर आई, जब चाइना के ऊपर ब्लेम लगे कि इसकी लैब से फैला है कोरोना। हमें इस पर्सपेक्टिव से सोचना है। ये पर्सपेक्टिव धीरे धीरे मैं आपका डेवलप करूंगा, आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। और प्लीज़ मेरी परमिशन के बिना, चाहे अशप्रीत आप हो या बाकी सब लोग हो, करंट अफेयर जब तक मैं रिवील नहीं करूंगा तब तक कोई भी करंट अफेयर नहीं पड़ेगा प्लीज़। आई नो 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अशप्रीत, मैं भी लास्ट में PD 65 इन सबको करवाऊंगा, उस लेक्चर्स में आ जाना, लेकिन करंट अफेयर अभी के लिए मत प्रिपेयर करो। ये लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जीएस का कंटेंट अपना बेसिक रख लो, बहुत कुछ है जीएस में भी करने को हमारे लिए। प्रीलिम्स जब खत्म होगा ना हमारा ये कंटेंट इसका प्रीलिम्स का, तो मेंस में भी फिर बहुत सारी चीज़ें करनी है। पीएसआईआर में मैं जानता हूँ बिना करंट अफेयर के पीएसआईआर का काम नहीं है, लेकिन मज़ा तो तब है ना करंट अफेयर के चीज़ों को समझने का, जब हम लोग बेसिक चीज़ें मतलब ख़त्म कर ले। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? करंट अफेयर पे तुम कूद भी कैसे सकते हो, सोच भी कैसे सकते हो। अभी जब हम पीएसआईआर की डिस्कशन कर रहे हैं, पहला चैप्टर तुमने कंप्लीट कर लिया, ये सेकंड चैप्टर है। अभी हम लोग दुनिया में BCE के एरा में हैं, बिफोर कॉमन एरा। अभी क्यों सोच रहे हो कंटेम्प्रेरी 2022 में आने के लिए? मैं 2022 में आने की तुम्हें परमिशन ही नहीं दे रहा हूँ। अभी तो हम BCE में चल रहे हैं, एंशिएंट ग्रीस एंड एंशिएंट रोम में, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? पीएसआईआर की अप्रोच क्या होने वाली है और कैसे आपकी मदद होने वाली है अल्टीमेटली जीएस पेपर 2 के अंदर पूरा। इसके अलावा ऐसे हर साल एक पॉलिटी के ऊपर, टॉपिक के ऊपर आता है आपका, वो अच्छा हो जाएगा। आप जीएस पेपर 1 के अंदर इंडियन नेशनल मूवमेंट के आंसर बहुत अच्छे लिख सकोगे। एथिक्स के अंदर आपके थिंकर्स वगैरह या टकराएंगे, वो आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। और पीएसआईआर की मदद से अल्टीमेटली आपकी आंसर राइटिंग बहुत इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। और अल्टीमेटली हर किसी का इंटरव्यू, हर कोई रियलाइज़ करे चाहे ना करे, उसका सबका इंटरव्यू ना पॉलिटिकल इश्यूज पे ही चल रहा होता है, क्योंकि वो आपसे राजनीतिक मुद्दे और इस तरह के मुद्दों पे बात करते हैं, ये चल रहा होता है। जीएस में एक बात और बता देता हूँ आगे बढ़ने से पहले, जीएस में दोस्तों, जीएस पेपर 2 की बात कर रहा हूँ, कभी भी अगर आपने यहाँ पर वर्ड मेंशन कर दिया ना, श्री नरेंद्र मोदी, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, मिस्टर जो बाइडेन, आप ये समझ जाओ कि अगले मेंस की तैयारी करने लगना 2024 या 25 की, आप बाहर हो गए रेस से, आपको नंबर नहीं मिलेंगे। हम कभी भी पॉलिटिकल लोगों के, लीडर्स के नाम यूज़ नहीं कर सकते जीएस के पेपर के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि जीएस पेपर 2 के अंदर स्कोप होता है वो लिखने का। अगर आपने कोट कर दिया श्रीमती इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, IK गुजराल, नरेंद्र मोदी, जो बाइडेन, व्लादिमीर पुतिन, आप गए, आप रेस से बाहर। समझ जाओ अगले में इसकी तैयारी करो, उस साल तो आपका कतई नहीं होने देगा एग्जामिनर। लेकिन वहीं जहां हम जीएस पेपर 2 में आंसर इनके नाम यूज़ नहीं कर सकते हैं, पीएसआईआर में कंटेम्प्रेरी करंट एग्जाम्पल्स को यूज़ करते वक्त अपनी आंसर राइटिंग में आपको ये नाम यूज़ करने पड़ेंगे। और यूपीएससी इस कदर तक चला गया कि पिछले 2-3 साल से जो पेपर है उसने जाहिर तौर से ये वर्ड्स मेंशन करे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का बाहर निकलना पेरिस एग्रीमेंट से क्या असर पैदा कर सकता है दुनिया और विश्व के ऊपर। ब्रेग्जिट जैसा क्वेश्चन जिस साल पीएसआईआर के पेपर में आया, उसी साल जीएस पेपर 2 में भी उसकी झलक देखने को मिलती है, इसलिए आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और आप ही कहोगे सिर्फ एक ऑप्शनल 2-4 क्वेश्चन की, 2-4 क्वेश्चन नहीं भैया, जीएस पेपर 2 पूरा कंप्लीट है। और कभी कभार 15-15, 10-10 नंबर के सेम क्वेश्चन फंस जाते हैं। रेस तो यहाँ पर 1 नंबर की हो जाती है आईएएस आईपीएस की लिस्ट में खिसकने के। ये अभी नहीं समझोगे, मतलब मैं चाह भी नहीं रहा कि ऐसा कोई एक्सपीरियंस आया आपके सामने, लेकिन ये अभी समझोगे नहीं। पता है कब समझोगे इसको? ये तब समझोगे, आशिमा का बॉयफ्रेंड है मान लो, अब वो आईएएस भी बन गई,
पहले अटेम्प्ट के अंदर ही बन गई। सिर्फ 2 नंबर से उसको अपने बॉयफ्रेंड जिस स्टेट में रहता है वहां पर उसका कैडर नहीं मिला। और घर पे शर्त यही थी कि यार ये लोग ना यहीं पर शिफ्ट होंगे, और नहीं मिला उसको, जो भी है, जो भी स्टेट उसको चाहिए थी। अब वो दुखी हो रही है कि आईएएस भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, पहली अटेम्प्ट में क्लियर भी हो गया, लेकिन कैडर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? 2 नंबर से कभी रह गई। कोई भी चीज़ अपने हाथ से छूटने मत देना। मज़ा तो तब है ना मयूर कि जब आईएएस बन के अपनी होम स्टेट मिले। आईएएस बनने के बाद भी क्यों प्रिया आपको वहाँ भेज दें नागालैंड, अंडोमान निकोबार आइलैंड, कौन जानता है वहाँ ट्राइब मार के खा जाएंगे किसी दिन आपको, जिंगल आला हु करते रह जाओगे उनके साथ। लेट्स स्टार्ट। प्लेटो के बारे में सबसे पहले, प्लेटो हमारा पहला थिंकर है कोर्स में। ब्रीफ बायोग्राफी अबाउट प्लेटो। एक बात याद रखना, प्लेटो, एरिस्टोटल और सोक्रेटिस के बारे में घुमा फिरा के क्वेश्चन आते ही रहेंगे। घुमा फिरा के इन द सेंस कि हर साल इनका कोई ना कोई पीएसआईआर के अंदर कोट, अब मैं पीएसआई स्पेसिफिक बात ही करूंगा, पीएसआईआर के अंदर कोई इनका कोटेशन, कोट इन कोट करके एक्सप्लेन करो कि ये क्या बोलना चाह रहा था, क्या बोलना चाह रहा था। प्लेटो या तो इसका गुरु सोक्रेटिस या इसका चेला एरिस्टोटल, इसके ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एक टाइमलाइन अगर मैं आपको आराम से बता दूं तो ये वर्ड याद रख लेना आगे प्रोसीड करने से पहले। सोक्रेटिस नाम का एक बंदा था, यहीं से शुरुआत होती है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति, राज्य व्यवस्था, द स्टेट, इन सब की। यही वो कंसेप्ट देता था सारा का सारा। द नंबर 1 एंड द एंशियंट एंड द बेस्ट रिगार्डेड पॉलिटिकल फिलोसोफर ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है। सोक्रेटिस का जो चेला था, जो कि अंधाधुंध इसके नक्शे कदम पे चलता था, बाद में जब सोक्रेटिस को फांसी हो जाएगी, फांसी क्या हो जाएगी मतलब उसे जब जहर पिलाकर मार दिया जाएगा, वो भी हम सिनेरियो डिस्कस करेंगे, तब प्लेटो जो है उसका चेला माना जाता है और प्लेटो उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करेगा। और प्लेटो का चेला एरिस्टोटल। मैं किसी को बोल नहीं रहा हूं, लेकिन एक बात बता रहा हूं, वैसे बुरा मत मान जाना कोई भी। ये इसने अपनी शिद्दत से स्टूडेंटशिप निभाई। सोक्रेटिस के मरने के बाद आशिमा नोज वेरी वेल, एक बार पीएसआईआर का कोर्स कंप्लीट कर चुकी है आशिमा मेरे साथ। आशिमा आपको पता ही होगा, बाकी सभी सीख जाओगे, डोंट वरी। मतलब एक बात बता रहा हूँ, सुन लो, आगे जाने के लिए एक इंटरेस्ट डेवलप कर रहा हूँ। प्लेटो इतना दुखी हो जाता है, आशिमा याद है, अखाड़ा ज्वाइन करता है, इधर उधर भटकता है, कंट्री छोड़ के चली जाता है कि मुझे रहना ही नहीं है इस फालतू सी बकवासी कंट्री में, है ना। लेकिन फिर उसके नाम पे स्कूल चलाता है, उसकी लेगेसी को कंटिन्यू करता है। लेकिन बात वही है ना, मैं अच्छा तो सब लोग अच्छे नहीं हो सकते ना, यही प्लेटो का मानना था और ऐसा ही होता है इसके साथ। पॉइंट ये है कि हर स्टूडेंट अर्जुन नहीं होता ना, यही इसके साथ होता है कि एरिस्टोटल को ये बड़ा मतलब मानता है। एरिस्टोटल शुरू में इसके बहुत नक्शे कदम पे चलता है, और एरिस्टोटल के लिए एक वर्ड होता है, चाहो तो अभी मतलब सुन लेना, सिर्फ लिख लेना रफली, मतलब ऐसे एक क्वेश्चन आता भी है क्योंकि यूपीएससी के अंदर आ सकता है क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट डिसाइपल एज वेल एज ग्रेटेस्ट क्रिटिक जो था प्लेटो का, वो एरिस्टोटल माना जाता है। सबसे बड़ा सपोर्टर और बाद में जाके सबसे बड़ा क्रिटिसाइजर एरिस्टोटल, हरामजादा स्टूडेंट, ये सही है। ठीक है, शुरू में अच्छा बन के दिखाता है, फिर बाद में अपनी औकात दिखा देता है। जैसे हर टीचर के सारे स्टूडेंट अच्छे नहीं हो सकते, कुछ हरामजादापन दिखा देते हैं, ऐसी एक ही है। ठीक है। जो करंट अफेयर होते हैं पीएसआईआर के, किसी पॉलिटिकल थ्योरिस्ट या फिर क्या बोलते हैं उनको, जो एडिटोरियलिस्ट होते हैं, उनके कंधे पे रख के हमें बंदूक चलानी पड़ती है। आप अपना पीएसआईआर में ये नहीं बोल सकते एज पर मी या एज पर द व्यूज ऑफ वेरियस फिलोसफर। कौन फिलोसफर भाई, नेम करो उसको, उसके कंधे पे रख के बंदूक चलाओ, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज रिगार्डेड एज, मैं क्रिस्टल क्लियर बात बता देता हूं, ग्रेजुएशन प्लस एमए के बॉर्डर पे होता है पीएसआईआर का सिलेबस, कि आप ग्रेजुएशन वाले जो आंसर लिखते हो थोड़ा सा उससे ज़्यादा लिखना है, जो एमए वाले आंसर होते हैं थोड़ा सा उससे कम लिखना है। अब मजाक वाली बात यह है कि अगर मैं तुमसे बोल भी दूं ना कि ग्रेजुएशन और एमए वाले आंसर, ये तुम में से कोई नहीं जानता, क्योंकि इंडिया के कॉलेजों में जो जिस हिसाब से बीए का सिलेबस होना चाहिए और एमए का होना चाहिए,
और आंसर राइटिंग डेवलप करानी चाहिए, वो नहीं होता। और डीओ तो सबसे बकवास है इसके लिए, तो मैं अलग से ही आपको बता दूंगा, डोंट वरी। मैंने PSIR में बहुत साल बिताए हैं। नंबर सिलेक्शन तो तुम्हारा इससे हो जाएगा, बस कोशिश ये करना तुम कैसे भी करके 2023 का मेंस लिख लो और 24 का मेंस लिख लो जब 20 साल एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। और मैंने पहले ही बता दिया था अश्वित, इनको मैंने यही बोला था, जितना टाइम दे सकते हो उतना दे लो, निराश होने वाली बात नहीं है। फुल फ्लेजेड अपना एक अटेम्प्ट देना, नहीं होता है तो दूसरा अटेम्प्ट देना, दूसरे वाले में तो पक्का सिलेक्शन हो जाता है। जो टेक्निक्स और ट्रिक्स मैं बताऊंगा सारी GS और ऑप्शनल की, पक्का हो जाता है, ठीक है। कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई बड़ा चढ़ाकर मैं बात नहीं कर रहा। सिलेक्शन करवाया भी है, खुद का भी इंश्योर करवाया, भले ही स्टेट PSC में करवाया, लेकिन ट्रिक्स जानता हूँ, ठीक है, तो हो जाता है। और इधर उधर मत भटकना कोई भी। तो स्टार्ट करते हैं प्लेटो से। अ ब्रीफ बायोग्राफी। अ ब्रीफ बायोग्राफी, प्लेटो जो है, सबसे पहले प्लेटो के बारे में जानते हैं, एकदम से कूदेंगे नहीं जैसे इंस्टीट्यूट्स वाले और यूट्यूबर्स करवा देते हैं कि भैया ऐसे ऐसे करके थ्योरी लर्न करो उसकी। पहले ब्रीफ बायोग्राफी जानते हैं प्लेटो के बारे में, आराम से, इत्मीनान से, शांत दिमाग से। प्लेटो का जन्म होता है 428 BCE में। कहाँ पर? ग्रीस एक कंट्री है यूरोप में, उसकी एक कैपिटल है एथेंस, वहाँ पर। अच्छा, इस शहर की ना, इस कंट्री की मान्यता बहुत है। 12वीं में जब हम लोगों के पास, या आप में से किसी के पास 11वीं 12वीं में एक सब्जेक्ट अगर होगा फिजिकल एजुकेशन, तो उसके अंदर एक चैप्टर हुआ करता था ओलंपिक्स। वो चैप्टर अगर किसी ने पढ़ा तो आप जानते हो गया ना, एथेंस ग्रीस की मान्यता। 5 दिन के लिए शुरू में ओलंपिक्स के गेम चलते थे, गॉडेस एंड गॉड जियस की पूजा होती थी, है ना। तो यहाँ पर इनकी जो प्राचीन इतिहास रहा है वो बहुत महान रहा है इस देश का। जैसे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा मैं यहाँ पर, जो कि आगे हमें काम आएगी। हमारे यहाँ एक ना माइथोलॉजिकल टेक्स्ट है जो कि पवित्र टेक्स्ट भी माना जाता है, महाभारत। सब लोग जानते हैं, नाम तो सुन ही रखा है। और लास्ट क्लास सैटरडे की रात को याद है, या तुमने दुर्योधन और गांधारी की कहानी कवर करी थी अपनी लाइफ से रिलेट करके, है ना। तो महाभारत का जैसी हमारी स्टोरी है ना, पूरी की पूरी के एक ही खानदान के अंदर चाचा बेटे ताऊ जी के अंदर लड़ाई हो जा रही है, उनके बच्चे लड़ रहे हैं, इसी प्रकार से सिमिलर कहानी इस देश में भी है। ऐसे इनके भी ग्रंथ हैं, ऐसे सेम स्टोरी है वहाँ पर, पूरी महाभारत जैसी, रामायण जैसी। तो ये प्राचीन माने जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। इस देश की भी एक यूनिक बात ही रही है, ठीक है। तो जब प्लेटो बॉर्न होता है 428 BC के अंदर, मैंने एक टाइम रिलेशन के लिए मैंने बहुत इंटरकनेक्टेडनेस कर रखी है अपने नोट्स के अंदर। ये एक ऐसा टाइम पीरियड था, कैसा, आप इसको कैसा बोल सकते हो, प्लेटो को कैसे याद रख सकते हो, जब मौर्यन एम्पायर की शुरुआत नहीं हुई थी उससे पहले, और बुद्धा के बर्थ के बाद का टाइम पीरियड। यानी कि ऑब्वियस ही बात है, मौर्यन साम्राज्य तो बाद में आया ना, अशोका बाद में आया। अशोका फॉलोअर किसका बना? बुद्धिज्म का। गौतम बुद्धा पहले आए ना। तो गौतम बुद्धा के जन्म के बाद प्लेटो का जन्म होता है, मौर्यन एम्पायर की स्थापना होने से पहले प्लेटो का जन्म होता है। ये दो बातें आप याद रखना, ठीक है। उस टाइम पर क्या था, जिस टाइम पर भैया, जैसे मतलब मान लो कि अगर मुझे कोई बोले कि जब दीपांग तुम 1995 में पैदा हुए, 1995 में ग्वालियर में, तो क्या स्थिति चल रही थी, कैसा क्या था वो करके, और आप भी अपने अपने बर्थ से रिलेट कर सकते हो जहाँ जहाँ पैदा हुए, है ना, कि कैसा आपका परिवार था, क्या उसकी अर्निंग थी, आप कहाँ पैदा हुए, अस्पताल में पैदा हुए, आपकी मदर की सर्जरी हुई या नॉर्मल डिलीवरी हुई, किस हिसाब से, मतलब कंडीशंस क्या थी आपके शहर में, आपके परिवार में। ऐसी प्लेटो के घर परिवार में घुसेंगे, लेकिन उससे पहले जिस देश में, जिस शहर में वो पैदा हुआ है, पहले वो जानते हैं कि वहाँ की परिस्थिति क्या थी, ठीक है। एट दैट टाइम एथेंस एक प्रकार का सिटी स्टेट हुआ करता था, ठीक है। मैंने कोट एंड कोट करके इसको इसलिए लिखा है। सिटी स्टेट्स का कंसेप्ट आप चैप्टर 1 के अंदर समझ चुके होंगे। ज़रा अमित मुझे बताओ कि सिटी स्टेट का कंसेप्ट क्या रहता है, क्या होता है? कोई भी बता दो, बिस्म आप बता दो, सिटी स्टेट का कंसेप्ट क्या है? तो एट दैट टाइम एथेंस वाज वन ऑफ द सिटी स्टेट विच वाज फाउंड इन ग्रीस, ठीक है, अलॉन्ग विद अदर सिटी स्टेट्स। और भी इसके आसपास सिटी स्टेट्स हुआ करती थी, ठीक है, जैसे एथेंस, स्पार्टा, मेगारा, कोरिंथ, आर्कोस। बहुत आराम से समझना, इत्मीनान से समझना। कोरिंथ की स्पेलिंग अगर थोड़ी सी दिखना रही हो तो मैं लिख देता हूँ CORINTH, और आर्गोस है ARGOS, मेगारा है MEGARA, मेगारा, स्पार्टा है SPARTA, स्पार्टा,
और एथेंस है ATHENS, एथेंस। एक बात याद रखना, बाकी सबको भाड़ में जान दो, सिर्फ इस पे फोकस करो। इसको होल्ड करके रखना अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। आने वाले लेक्चर्स के अंदर आप ये देखोगे सोक्रेटिस को जहर मिलना, प्लेटो का गुरु की मृत्यु के बाद निराश हो जाना, उसका दिल टूट जाना, कंट्री छोड़कर चला जाना, एथेंस का सबसे बड़ा दुश्मन विजय प्राप्त कर लेना, ये सब कुछ इनकी फाइट की वजह से होता था। शुरू में इनके बीच में रहा एक प्रकार का कोल्ड वॉर विच अल्टीमेटली गॉट कन्वर्टेड इनटू हॉट वॉर। और कौन इसमें से शिकस्त होकर USSR की तरफ बाहर हो गया एथेंस के सीन से, सारी सिटी स्टेट्स के सीन से, और किसकी जीत हुई और उसके बाद उसके परिणाम क्या निकले, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसको बस होल्ड करके रखना, ठीक है। प्लेटो का जन्म से जो नाम था, जो माँ बाप ने नाम रखा था, वो प्लेटो नहीं था, वो था एरिस्टोकल्स, यह एरिस्टोक्लीज भी कह सकते हो, एरिस्टोटल नहीं है ये सॉरी माइंड यू, दिस इज नॉट एरिस्टोटल, एरिस्टोक्लीज या फिर एरिस्टोकल्स बोल सकते हो। निकनेम था प्लेटोन, जिसका मतलब होता है ब्रॉड, बिकॉज ऑफ उसकी ब्रॉड बिल्ड थी। यानी कि कई लोग जैसे होते हैं विदाउट जिम, वो थोड़े थे चौड़े, हेल्दी और लगते हैं, मतलब वो ऐसे कि खाए पिए से मोटे नहीं हैं, दे आर फिट इनफ, और थोड़ा सा लंबा चौड़ा शरीर है उनका, ऐसे ही था प्लेटो का शरीर, ठीक है। बचपन से ही प्लेटो का बहुत ही ज़्यादा गहरा इंटरेस्ट था राजनीति में, यानी कि पॉलिटिक्स में। क्यों था इसका इतना इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में? क्योंकि साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है, अशप्रीत आशिमा, आप याद कर सकोगे, याद करो अपनी 12th। पॉलिटिक्स में, या सॉरी पॉलिटिक्स कह रहा हूँ मैं, मतलब किसी भी पर्सन का किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट होना बचपन से, उसमें 4 मेजर फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सोशलाइजेशन एजेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और अदर सिग्निफिकेंट पर्सन्स, यानी कि हमारे रोल मॉडल्स। याद आया तुम दोनों को, है ना? ऐसे ही यहाँ पर इसका रोल क्या है, कौन रोल प्ले कर रहा है इसका इंटरेस्ट डेवलप करने में? इसकी फैमिली। इसकी फैमिली का एक लंबा चौड़ा इतिहास दादा परदादा जी के टाइम से था। एथेंस की राजनीति में ये लोग अहम भूमिका निभाते थे, और प्लेटो की जिंदगी इसी वे में डेस्टाइंड हो जाती है। यानी कि अगर अशप्रीत IAS ऑफिसर है तो वो चाहेगी कि कल को उसका बेटा और बेटी भी इसी डायरेक्शन में तैयारी करें, क्योंकि वो जानती है कि कितनी लेविश लाइफस्टाइल और क्या क्या उसके साथ जुड़े हुए चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। अंकिता अगर किसी एक प्रोफेशन में है तो वो भी यही चाहेगी कि उसकी बच्चे बेटे बेटियां जो भी हैं वो उसी डायरेक्शन में जाएं। अक्सर यही होता है ना कि फैमिली ट्रेडिशन, फैमिली बिजनेस, फैमिली प्रोफेशन या फैमिली का इतिहास हम पर थोपा जाता है, हम उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, है ना। तो प्लेटो की ज़िंदगी भी कुछ इसी डायरेक्शन में बनी होती है, उसकी डेस्टिनी यहीं लिखी होती है, ठीक है। अब प्लेटो को समझने से पहले, प्लेटो को मैं ऐसे तो नहीं समझ सकता, मेरे सामने कोई प्लेटो नहीं है, प्लेटो की कोई पीढ़ी जिंदा नहीं है। ये इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना जो मैं बोलने जा रहा हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। प्लेटो मेरे सामने नहीं है, प्लेटो की कोई पीढ़ी जिंदा नहीं है। अगर मुझे प्लेटो के बारे में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो तो नहीं मिल सकती। फर्स्ट हैंड तो भाई तभी मिल सकती जब सामने कोई हो, सामने से मैं किसी के रूबरू हूँ और मैं उससे पूछ लूँ, वो तो नहीं हो सकता। प्लेटो के बारे में अगर मुझे जानना है या फिर किसी भी पर्सन के बारे में मुझे ये जानना है, तो या तो कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो कि उसके साथ वक्त बिताया करता था या फिर उसके बारे में कुछ लिख कर गया है, और सोने पे सुहागा बात हो जाएगी कि जब उसके हाथों से लिखे हुए चीज़ें मुझे मिल जाए। यानी कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे कम प्यार करने लगी है, तो और मैं ये जानना चाहता हूँ कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या मैं अच्छा उसका बॉयफ्रेंड, अच्छा उसका हस्बैंड बनने के काबिल हूँ कि नहीं हूँ, और ये अपने दोस्तों को क्या बताती है मेरे बारे में। मेरे पास सोर्सेज क्या हो सकते हैं? मैं फर्स्ट हैंड सोर्सेज तो काम आएगा भी नहीं, अगर हो भी तो वो तो क्या बोलेगी, अरे तुम तो वर्ल्ड के बेस्ट, मतलब वो हो, बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, मतलब आई लव यू बेबी अ लॉट मोआ। लेकिन अगर मुझे उसके बारे में पता लगाना है, अपने बारे में मतलब उसके थ्रू पता लगाना है, उसके दिमाग में जाके, मेरे पास मैं क्या कर सकता हूँ कि उसका फ़ोन ले सकता हूँ। लाओ अपना फ़ोन अनलॉक करो, मुझे दिखाओ, मुझे चैट्स पढ़नी है तुम्हारी। या फिर
जैसे पुरानी पिक्चरों में थोड़ा सा दिखाया जाता है 90s 2000 वाली पिक्चरों में, उसके रूम पे मैं घर पे गया और उसकी डायरी राइटिंग की हैबिट है मैं जानता हूँ, तो मैंने उसकी डायरी मार ली और मैं उसकी डायरी में मैं पढ़ रहा हूँ कि यार वो मेरे बारे में भी कभी कुछ जिक्र करती है तो किस वे में करती है, क्या नहीं करती है। ये वाली बात मैं क्यों रिलेट करके इस प्रकार से बोल रहा हूँ, लंबी चौड़ी करके खींच रहा हूँ। नॉट ओनली प्लेटो दोस्तों, आई रिपीट, नॉट ओनली प्लेटो, जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स हम लोग एंशियंट टाइम के पढ़ेंगे ना, यानी कि बीसी के एरा के, अब हम लोग हैं हिंदुस्तानी, दे रहे हैं इंडिया का यूपीएससी का एग्जाम, ऐसे समझने की कोशिश करो, मैं बात बता रहा हूँ, हम लोग हिंदुस्तानी दे रहे हैं इंडिया का यूपीएससी का एग्जाम, हम लोग ना बहुत ही ज़्यादा इनडायरेक्ट होकर फिर समझ रहे हैं प्लेटो को, क्योंकि प्लेटो के बारे में बुक्स जो इंडियन मार्केट में अवेलेबल है, ये टेक्स्ट बोरो करा गया है वेस्टर्न कंसेप्ट, वेस्टर्न बुक से। वेस्टर्न बुक्स ने कंसेप्ट बोरो करा एथेंस की बुक से। एथेंस की बुक्स जो थी वहाँ पर प्लेटो के सोर्सेज को पता नहीं किस फॉर्म में निकाला गया, कैसे निकाला गया, तो हमारे पास आज जो ये यूपीएससी के सिलेबस में ऐड है, ये बहुत सालों से घुमा फिरा के है। अगर ये रामायण महाभारत या फिर अशोका चंद्रगुप्त मौर्य की बातें होती तो हम फिर भी रिलाय कर लेते, लेकिन यहां पर ना, जैसा कि मैंने आपको पहले चैप्टर के अंदर समझाया था, याद है, प्रॉब्लम ऑफ इंटरप्रिटेशन, हर्मेन्यूटिक्स वर्ड का यूज करा था क्या मैंने उस लेक्चर में, बता करा था ना। हाँ, हर्मेन्यूटिक्स की दिक्कत बहुत बड़ी दिक्कत होती है, ये सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, हमारे लिए भी, और हम तो फिर भी दूसरों की चीज़ों को डीकोड करके सुन रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं, मैं तो जब इतनी सारी इनडायरेक्ट बार मैंने बोला, और तुम उसमें एक इनडायरेक्ट और जोड़ लो, क्योंकि तुम एक नए इनडायरेक्ट सोर्स हो, तुम सब सुनने वाले, तुम मेरे थ्रू सुन रहे हो, मैं इसके थ्रू सुन रहा हूँ, ये मैंने कहीं से बोरो करा, हिंदुस्तान की किसी ओल्ड राजेंद्र नगर और करोलबाग की बुक्स से और ज्ञान से इंस्टीट्यूट से मटेरियल बोरो करके, ये इंडिया में आया वेस्टर्न तरीके से, वेस्टर्न आया, ये जो बोरो करा यूरोपियन कंट्रीज ने, वो एथेंस ग्रीस में जाकर, वहाँ पर प्लेटो ने किसी और लैंग्वेज के अंदर लिखा, उसकी बुक्स की लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना, क्योंकि उस टाइम पर मैंने पहले लेक्चर के अंदर शायद से एक झलक दी थी आपको, राजा महाराजाओं के खिलाफ जाकर डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे, और प्लेटो की तो जिंदगी में ये चीज़ कुआं और खाई की तरह थी कि डायरेक्टली नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्यों नहीं बोल सकता? वो इसलिए नहीं बोल सकता बिकॉज डेमोक्रेसी से भाई साहब ये नफरत करते थे, क्योंकि उनके गुरु भी नफरत करते थे, और वो नफरत 100% श्योर हो गई, 100% श्योर हो गई जब गुरु को, जिसको भाई साहब ने इतना प्यार करा कि मतलब जिक्र ही उनके बारे में करा, तो गर्लफ्रेंड से ज़्यादा, बीवी से ज़्यादा प्यार तो गुरु को ही करा है शायद से, उस गुरु को जब जहर देकर मार दिया गया, तो डेमोक्रेसी के बारे में और ज़्यादा, मतलब जो नफरत थी वो और ज़्यादा सेंट्रल कार्डिनल दिमाग के अंदर जाके बस गई। वो कील जो अभी तक एक लोहे की हाथ में थी, अब वो जाके ठुक गई दिमाग के अंदर जाकर, परमानेंट गड़ गई नफरत ऑफ डेमोक्रेसी। इसके लिए बुक्स के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जैसे मैं हमेशा बताता हूँ ना कि कोई स्टेटमेंट आए, कोट आए, वो है, प्लेटो तो उठाकर हर कोई लिख देगा, हम अपने आंसर कैसे यूनिक बनाएंगे? आप सोच रहे हो कि इतना इलेबोरेट कर करके क्यों बोल रहे हो कि लाइन को, एक पर्पस है ना उसका, इनिशियली मुझे आपका बेस बनवाना है। हमें पता है प्लेटो के आंसर एरिस्टोटल के, सोक्रेटिस के कैसे लिखने पड़ते हैं, इनकी बुक के ऊपर बंदूक चलाकर। अभी तक मैं क्या बोल रहा था इंट्रोडक्शन में आपसे, जब मैं इसका लेक्चर को ओवरव्यू दे रहा था, पॉलिटिकल थ्योरीज के कंधे पे बंदूक रख के चलानी है हमें, वो कंटेम्प्रेरी आंसर राइटिंग में और इंडियन पॉलिटिकल थॉट की आंसर राइटिंग में करना है, कि अकॉर्डिंग टू अम्बेडकर, गांधी, औरोबिंदो घोष, ये उनमें करना है। यहाँ पर क्या करना है, प्लेटो की आंसर राइटिंग की। अब अकॉर्डिंग टू प्लेटो यूपीएससी एग्जामिनर समझेगा भाई उल्लू है क्या, प्लेटो के ऊपर पूछ रहे हो तो अकॉर्डिंग टू प्लेटो ही तो होगा ना, ये एक्स्ट्रा इरिटेट क्यों कर रहा है बार बार 10 बार लिख के? तुम उनको बताओ सर, अकॉर्डिंग टू द रिपब्लिक, द लॉज, द स्टेट्समैन की जो बुक है, उसने इस बुक के अंदर स्पेसिफिकली इस चीज के बारे में बात करी थी। फिलोसफर किंग का कंसेप्ट अगर मैं अभी बताऊं, जैसे मान लो तुम लोग न्यू ही तो ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं तुम्हें अभी बताऊं कि फिलोसफर किंग के बारे में कहाँ से लिखना है, तुम चलो मान लो तुम्हें पूरा ज्ञान है, लिख दिया, मुझे ज़रा बुक पिक करके बता दो इनमें से कौन सी बुक में है फिलोसफर किंग का कंसेप्ट, और तीसरी बुक इसकी है, कहाँ है? एक और बुक लिखी थी ना इसने, द लॉज, हाँ ये द स्टेट्समैन। बताओ
अब ये तुम पता है, कोई मुझे बता सकता है वैसे हाँ या ना, शोर तरीके से? कसम है तो मैं यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग की। ठीक है, बाकी लोग 18 लोग बैठे हैं लाइव से, देख ही बता पा रहा है। वो सब छोड़ो, जो मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ द फिलोसफर किंग का कंसेप्ट किस में दे रखा है बताओ, किस में? 10 स्टेटमेंट्स। अब देखो ये तुक्के जो खेल रहे हैं ना, यही तो आंसर राइटिंग कर, ये मतलब अगर ऐसे लिख कर आओगे, अभी पता नहीं है, मैं डिमीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अगर राइट बुक के कंधे पे बंदूक रख के फिलोसफर किंग का कंसेप्ट नहीं समझाया, ऑप्शनल में नंबर नहीं मिलेंगे। गलत बुक का यूज कर दिया तो उस आंसर में नंबर नहीं मिलेंगे। बुक का जिक्र ही नहीं करा तो एग्जामिनर बिना चेक करे आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन कुछ नहीं है, फिर उसके लिए कॉलेज का आंसर है कि वो कहेगा बकचोदी करने आ गए। बात यही है। आगे, प्रोमिनेंट वर्क्स और बुक्स ऑफ प्लेटो। प्लेटो ने मेनली दो प्रोमिनेंट वर्क्स या फिर बुक्स, इसके आप कह सकते हो। ये दोनों वर्ड्स मैंने क्यों यूज कर रखे हैं, पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, और मैंने ये नोट्स ना ऐसे भी बना रखे हैं, मैंने बहुत ध्यान रखा है स्पेशली यूपी के बच्चों का। यूपीपीएससी का जब तुम में से कोई मेंस लिखेगा ना, तो तुम ये मान लो कि भैया सच बात बता दूं, एक रिकॉर्डिंग में ही बोल रहा हूँ ये वाली बात, जितनी अंग्रेजी यहाँ पर तुम्हें मिलेगी या जितना तुम सीख जाओगे ना ये पीएसआईआर पढ़ने के बाद, मतलब कहीं से भी सीख जाओ, चाहे मतलब जैसे जस्ट ऑप्शनल तुमने पीएसआईआर कहीं से भी दुनिया में कवर कर लिया है, जितनी अंग्रेजी तुम पीएसआईआर को पढ़ने के बाद सीख जाते हो ना, अच्छी तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग का कमांड है, यूपी के एग्जामिनर को तुम बहुत प्यार से इंप्रेस कर सकते हो। तुम समझ जाओ कि तुम्हें एक तुम्हारा ना, जैसे रोडीज का लॉकेट और खतरों के खिलाड़ी का लॉकेट होता है ना, वो तुम्हारा एक फिक्स है, की कार्ड, ये इंटरव्यू के रूम में जाने के लिए। ऐसा है ये यूपीएससी में। बस हमें क्या करना पड़ता है, जब इस लेवल से कोई तैयारी कर रहा है, फिर तो ये समझो कि ये तो दहेज के पैसे हैं, ये तो आएंगे ही आएंगे, पक्का आएंगे, ऐसी बात मान लो उसको। ठीक है, तो प्लेटो ने मेजरली दो बुक्स लिखी हैं, द रिपब्लिक और द लॉस। इसके आगे द लगाना मत भूलना, मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरे नोट्स डिट्टो वर्ड बाय वर्ड याद कर लेना। ठीक है, एक एक वर्ड मैंने बहुत ध्यान से लिखा है, ये सब लगाने का एक पर्पज़ है इस पर, ये सिम्बल्स लगाने का, कोट एंड कोट करने का, स्लैश डालने का, क्योंकि आप, मैं चाहता हूँ कि आप यहीं से याद करो। हर चीज़ के नोट्स आप नहीं बना सकते, कुछ मेरे को भी बनाकर देने पड़ेंगे। द रिपब्लिक, पहली बुक की बात करते हैं इसकी। द रिपब्लिक सबसे इंपॉर्टेंट वर्क माना जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट बुक मानी जाती है प्लेटो की। क्यों भाई, वाई इट इज़ रिगार्डेड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक? जो कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है ना प्लेटो का, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क मतलब जिसमें इसने एक राजनीतिक व्यवस्था की बात करी है। कैसी व्यवस्था? कि मुझे मेरे एथेंस ग्रीस सिटी स्टेट को एक आइडियल स्टेट बनाना है। कैसे बनेगा भैया? कहता है जब वहाँ पर फिलोसफर किंग का रूल होगा वैसे बनेगा। तो ये कंसेप्ट इसने द रिपब्लिक के अंदर समझाया है। ठीक है, तो अमित यू वर राइट। अमित रिवील हो गई ना ये वाली चीज़? हाँ, तो ये चीज दो बिस में अब आप ये भी समझ गए ना कि तुक्का मारने का क्या परिणाम हो सकता है ना? बात यहाँ पर तुक्का मारने और उसकी नहीं थी। मैं तो यही चाह रहा हूँ ना कि भैया ये कोर्स है किस लिए, तुम गलती करो, गलती करके मैं ही तो सिखाऊंगा तुम्हें। ऑप्शनल इतना डिटेल में नहीं बताते ना कोई भी यार। हम लोग आंसर राइटिंग तभी तो सीखेंगे जब नॉलेज होगी। अपनी बुक द रिपब्लिक के अंदर प्लेटो ने एक कंसेप्ट दिया था कि फिलोसफर किंग का जब रूल होगा, वो रूल होना चाहिए ना होना चाहिए। प्लेटो कहता है मैं इस चीज़ के ऊपर डिबेट नहीं करने आया यहाँ पर, मैं ये डिबेट नहीं कर रहा हूँ कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कहता है मेरे अकॉर्डिंग इट इज़ अ मस्ट रूल, होना ही चाहिए। तो लोगों ने पूछा इससे क्यों होना चाहिए? कहता है जो हमारी स्टेट है ना, स्टेट उसका गंदी तरीके से कट चुका है स्पार्टा के सामने। एक युद्ध होगा इनके बीच में, नाम ले देता हूँ सिर्फ उसका, आने वाले क्लासेस के अंदर जान जाओगे, पूरा युद्ध पढ़वाऊंगा एक क्लास के अंदर। आशमा क्या नाम था उस युद्ध का? वेरी गुड, पेलोपोनेशियन वॉर। स्पेलिंग थोड़ी सी कुछ इसकी ऐसी होती है, पेलोपोनेशियन
वॉर। इस युद्ध के अंदर एक देश हार जाएगा, एक जीत जाएगा, ठीक है। मतलब वॉर तो दोनों कंट्रीज के, दोनों, सॉरी कंट्रीज नहीं बोलना चाहिए, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सिटी स्टेट्स के बीच में बहुत चलते थे, लेकिन वो कोल्ड वॉर की फॉर्म में थे। लेकिन ये पेलोपोनेशियन वॉर वॉज इन द फॉर्म ऑफ हॉट वॉर। ये टर्म्स मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आजकल आप लोग वो लेक्चर भी अटेंड कर रहे हो ना कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाले, तो आप रिलेट कर लोगे, ठीक है, कि कोल्ड वॉर क्या होता है और हॉट वॉर क्या होता है ना। सुना तो हो गई आपने, वहाँ तक तो पहुँच ही गए होगे। तो इसका एक कंसेप्ट था कि जो कह रहा है ना कि मैं कंडीशन नहीं रख रहा हूँ कि फिलोसफर किंग का रूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कह रहा है, मैं ये कह रहा हूँ इट दैट रूल इज अ मस्ट, दैट रूल इज अ मस्ट इन ऑर्डर टू मेक आवर सिटी स्टेट एज एन आइडियल स्टेट। अब आइडियल का मतलब क्या होता है? कोई भी आपका आइडियल कौन होता है? जब आप बोलते हो कि ये मेरा आइडियल है, ये मेरा रोल मॉडल है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज योर बेस्ट, समथिंग बेस्ट इन लाइफ। कि भैया आपका मन करता है कि यार थोड़ा बहुत इसके जैसा काश मेरा कॉन्फिडेंस हो, मेरा बोलने का तरीका इसके जैसा हो, मैं थोड़ा बहुत इसके जैसे कपड़े पहनूं, मैं थोड़ा बहुत इसके जैसा दिखूं, मैं थोड़ा बहुत इसके रास्ते पे चलूं, वो होता है। तो आइडियल स्टेट कहता है कि बेस्ट स्टेट कोई बना सकता है तो वो फिलोसफर किंग बना सकता है। बट एक दिक्कत आएगी जो आप आगे जानोगे, ये जो मैंने बट लगाया है इसका बहुत बड़ी रेलेवेंस है। द रिपब्लिक जो वर्क है ना प्लेटो का, जो उसने बुक लिखी, तब उस टाइम पे प्लेटो यंग था, जवान था। और जवान लोग ना कैसी बातें करते, जैसे जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, मयूर है ना, मैं स्पाइडरमैन बन जाऊंगा, मैं शकला का बुम बुम वाली पेंसिल लाऊंगा, मैं उसको बनाऊंगा, उसमें से गाड़ियाँ निकलेंगी। मतलब हम ना फैंटेसाइज दुनिया में जीते हैं। सब लोग रिलेट कर सकते हो उस चीज़ से। बेब्लेड सबने चलाया होगा, क्यों मयूर, हो जाए शुरू। पोकेमॉन चीटोस क्यों खाते थे? चिप से प्यार थोड़ी ना था, वो टैजूज निकलेंगे उसके अंदर, है ना। तो हम लोग बचपन में जब होते हैं ना तो बहुत कुछ इमेजिन कर लेते हैं। जैसे आजकल के लड़के लड़कियां ना गेमिंग दुनिया के दीवाने हैं, तो वो यू नो कि दुनिया में सब वेम्पायर बन जाएं, मैं सबका खून पी जाऊं, मैं दुनिया में सबका राज हो, मैं एक सेकंड के लिए कुछ मैजिक करके सबको साइलेंट कर लूँ। मतलब फैंटेसाइज ड्रीम इमेजिन करते हैं, मतलब वो करके। जैसे हम लोग GTA खेलते थे बचपन में, सैन एंड्रियास या वाइस सिटी, तो अंधाधुंध हम शहर के अंदर किसी की भी बाइक छीन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमेशा हमारा एक शौक हो जाता है कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या। हैरी पॉटर मूवी देखकर, स्पाइडरमैन मूवी देखकर, सुपरमैन देखकर, वी इमेजिन आवर सेल्व्स टू बिकम समथिंग और टू बी समथिंग। ऐसे ही जब यंग प्लेटो था ना, तो वो मतलब कहने का मतलब क्या, मैं अपने बचपना इतना, हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग बचपन में ना कुल मिलाकर बातें होती है अपनी औकात से कहीं ज़्यादा बढ़कर, अपनी रियलिटी की औकात से कहीं ज़्यादा बढ़कर, अपनी परिस्थितियों की औकात से कहीं ज़्यादा बढ़कर बहुत सपनों की दुनिया सजा लेते हैं और अंड शंड कुछ भी बकने लग जाते हैं, मुंह से कुछ भी बोलने लग जाते हैं और कुछ भी सोचने लग जाते हैं। वो तो बाद में पता लगता है ना, क्यों अंकिता, कि जब कुदरत UPSC की प्रिपरेशन फंसा देती है। ओ आई एम सॉरी, ये तो इतना भी आसान नहीं था है ना। तो यंग प्लेटो इज कंसिडर्ड एज एन आइडियलिस्टिक, ठीक है, कि आइडियलिस्टिक दुनिया जी रहा है, बेस्ट दुनिया जी रहा है। और इसके लिए एक और वर्ड होता है, अगर आप ये लिखना चाहो तो ये लिख दो, ज़्यादा नंबर इस वर्ड को लिखने के लिए मिल जाएंगे। वैसे आएगा, मैंने सब वर्ड यूज़ कर रखे हैं, आगे आएगा। यूटोपियन, हाँ यूटोपियन वर्ड में जी रहा है वो, ठीक है, यूटोपियन वर्ड में जी रहा है। या फिर इस कंसेप्ट को आप ये भी कह सकते हो यूटोपियनिज्म। कोई मुझे बता सकता है यूटोपियनिज्म या फिर यूटोपियन कंसेप्ट क्या होता है? ये वर्ड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? वो जो कभी फुलफिल नहीं हो पाएगा, मतलब इसको प्रैक्टिकली, मतलब इसका एक वर्ड में यही बोलते हैं इसको, सपनों की दुनिया। भाई हिंदी गलत लिखी तो माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता, बड़ी की या मात्रा छोटी की आती है दुनिया में, सपनों की दुनिया, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ों में तो मुझे भी वीक रहना ज़रूरी है ना यंग प्लेटो अपने वर्क में आइडियलिस्टिक माना जा रहा है द रिपब्लिक में। यानी कि अब आप समझ जाओ, आने वाले लेक्चर्स में प्लीज़ ये इस बात का बहुत ध्यान रखना, जितनी बातें द रिपब्लिक के अंदर बातें बोलेगा ना, वो बचकांड बातें बोलेगा, जैसे बच्चे बोलते हैं, बड़ी बड़ी बातें। पापा आप मुझे ना आयरन मैन का हेलमेट दिलाना, फिर मैं अभी अपनी छत से उड़ूंगा
और मर जाऊंगा कूद के, ठीक है, ऐसी बातें करेगा। तो उसका मतलब द रिपब्लिक की बातें इसकी सुनते चले जाना, लेकिन अपने मन में एक भ्रम रखना कि बेटे क्या बोले जा रहा है, जवानी के खून में इतना जोश भी अच्छा नहीं होता, और इसका होश खोएगा, और जो खोएगा ना वो बहुत तगड़ी तरीके से खोएगा। अगला पॉइंट, एक आइडियलिस्टिक पर्सन क्या होता है, मैंने इसको लिखा है वैसे, मतलब ये समझाने के लिए कि जब मैं प्लेटो को आइडियलिस्टिक बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, अगर क्योंकि ये मैंने हर बात की एक्सप्लेनेशन इसलिए लिखी है ताकि इंटरव्यू बर्बाद नहीं होना चाहिए आपका, कि PSIR के स्टूडेंट मेंस तो निकालिए लेकिन इंटरव्यू में फिर क्वेश्चन पूछ लिए तो आप अटक के रह गए। एक आइडियलिस्टिक पर्सन इस बात पे फोकस करता है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होना चाहिए, इस बात पे फोकस करता है, फ्यूचरिस्टिक रहता है वो प्रेजेंट पे बातें नहीं करता कि व्हाट इज, यानी कि रियलिटी से जो दूर भागता है या फिर रियलिटी से जो परे रहता है, जो नजरें बंद कर देता है अपनी वास्तविकता को लेकर, और जो फ्यूचर ओरिएंटेड भविष्य काल में जीने वाला, उसको कहते हैं हम लोग आइडियलिस्टिक पर्सन। जैसा कि मैंने एक वर्ड यूज़ करा इसके लिए, यूटोपियनिज्म, सपनों की दुनिया सजाना। सपने की दुनिया मतलब ऑब्वियसली बातें वही होती ना जो हम फ्यूचर में सोचते हैं, बस यही है। एक आइडियलिस्टिक पर्सन हमेशा एक चीज़ की डिमांड करता है, उसके मन में एक भूख रहती है, किस चीज़ की भूख, परफेक्शनिज्म की, और वो इस बात से बिल्कुल भी चिंता नहीं खाता है उसका दिमाग, विदाउट एनी कंसिडरेशन फॉर, या फिर किसी भी चीज़ पे वो फोकस करे जो कि प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेटेड हो। ही और शी इज नॉट एट ऑल he or she is not at all concerned with practical aspects of thing, कि वास्तविकता क्या चीज़ होगी, ये चीज़ें पूरी हो सकती हैं कि नहीं हो सकती, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे कई लोग उसकी बात मत लाते ना, वैसे आपको पता है ना कि यूटोपियनिज्म का कंसेप्ट हम लोग कैसे पूरा कर सकते हैं, हमारे पास वो ब्रह्मास्त्र है ना एफर्मेशंस का, लेकिन वो चीज़ें छोड़ो। लेकिन फिर भी यार हर बात में जैसे आप देखो, एक एफर्मेशन तो हमारा एक दूसरा तरीका है, हम तो उसे यूज़ करना जानते हैं ना, लेकिन एक सपनों की दुनिया बना के बातें करना ये एक अलग चीज़ है ना। कि जैसे मतलब मान लो कि शैली के घर पे सिर्फ एक बात उठी कि 12वीं के बाद हम अपनी बच्ची को UPSC की तैयारी करवाएंगे, बस ये बात उठी आज पहले दिन, ठीक है। कुछ दिनों बाद बात ये चल रही, 12वीं खत्म नहीं हुई, अभी बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है, कुछ दिनों बाद ये चल रही है बात कि शैली जब कलेक्टर बन जाएगी तो ऐसा लड़का ढूंढेंगे इसके लिए, दहेज देंगे नहीं, दहेज हम लोग नहीं देंगे, वो लोग देंगे, शैली इस डिस्ट्रिक्ट में जाके ऐसा ऐसा काम करेगी। भैया 12वीं तो ख़त्म हो जान दो, ग्रेजुएशन के 3 साल तो हो जान दो, कोचिंग तो हो जान दो, तब बात करना। एक कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं, यूटोपियनिज्म, क्योंकि UPSC की तैयारी करने वालों के घर पे परफेक्ट एग्जाम्पल फिट होता है हिंदुस्तानी फैमिलीज के अंदर। 5 लाख बच्चे भर रखे हैं करोल बाग, ओल्ड राजेंद्र नगर, यहाँ वहाँ मुखर्जी नगर, मुश्किल से 5 साल में 50 का सिलेक्शन हो रहा है। क्या है ये, सपनों की दुनिया ज़्यादातर लोगों की, हर कोई वही चाह रहा ना। तुम क्या लोगे, पहली प्रेफरेंस IAS। फिल्म्स कितने बार निकला आपका, अभी तक तो नहीं निकला, 5 अटेम्प्ट दे दिए। तो चलो आगे, अगली लाइन। सो प्लेटो इन हिज वर्क द रिपब्लिक सीम्स टू गेट डाइवर्टेड फ्रॉम प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स एंड कंसिडरेशन। जब वो अपनी रिपब्लिक जो उसने जो भी बुक लिखी उसके बारे में जितने कंसेप्ट, जितनी बातें करता है, फिलोसफर किंग का कंसेप्ट देगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको यहाँ पर पता है फिलोसफर क्वीन का कंसेप्ट भी बताऊँगा। प्लेटो ने इसके बारे में भी बात करी थी कि क्या फिलोसफर क्वीन हो सकती है कि नहीं हो सकती है, मैं बताऊँगा। महिलाओं को लेकर क्या नज़रिया था इनके गुरुजी का, इन भाई साहब का, और इनके कुत्ते कमीने स्टूडेंट का, एरिस्टोटल का, ठीक है। तो प्लेटो इन हिज वर्क द रिपब्लिक सीम्स टू गेट डाइवर्टेड फ्रॉम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एंड कंसिडरेशंस। तो प्लेटो इन हिज वर्क द रिपब्लिक सीम्स टू गेट डाइवर्टेड फ्रॉम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एंड कंसिडरेशंस एंड इज बिलीव्ड टू बी एन आइडियलिस्टिक एंड परफेक्शनिस्ट पर्सन, ठीक है। अपने आप को वो ऐसा मानता है कि वो, मतलब अपने आप को नहीं मानता, हमें पोर्ट्रे होता है वो, ठीक है, कि प्रैक्टिकल रियलिटी से, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से वो दूर भाग रहा है, प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है, और बातें सारी कर रहा है एज एन आइडियलिस्टिक और परफेक्शनिस्ट बन के, जिसका मेजर फोकस इसी बात पे है कि व्हाट ऑट टू बी रेदर देन व्हाट इज, ठीक है।
दूसरी बुक प्लेटो की, है द लॉस। द रिपब्लिक के बारे में आपने समझ लिया, हमें उसको कोट करना होता है, द लॉस को भी हमें कोट करना होता है। ये एक बुक है, वर्क है, अकाउंट है, कुछ भी कह लो। ये देख रहे हो डिफरेंस, ये है मैच्योर प्लेटो का काम। वो किसका काम था? यंग प्लेटो का काम था। उस टाइम पर प्लेटो कैसा था? द रिपब्लिक वाला प्लेटो कैसा था? आइडियलिस्टिक, ऐसे ऐसे कंसेप्ट देता था जो बहुत ही ज़्यादा बच्चों वाले हैं, बचकांड हैं। लेकिन द लॉज में दिस इज अ वर्क बुक और अकाउंट ऑफ मैच्योर प्लेटो। इन दिस वर्क बुक और अकाउंट ऑफ प्लेटो, जो कि है द लॉज, हम यहां पर एक डायनेमिक शिफ्ट देख सकते हैं प्लेटो की पर्सनैलिटी और राइटिंग्स में, फ्रॉम बीइंग आइडियलिस्टिक टू बीइंग प्रैक्टिकल। ठीक है अशप्रीत, मोहब्बत में दिल टूटा है कभी? हाँ या ना? कैसे नहीं पता, ऐसे कैसे नहीं पता, बताऊं अभी? हाँ, तो अशप्रीत, मोहब्बत में आपका दिल टूटा है। क्या होता है जब पहली बार हम लोग जब रिलेशनशिप में आते हैं, जैसा कि मैंने तो आपने मुझे और मैंने आपको जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तब से देखा है ना, जब ऐसी बातें करना करते थे आइडियलिस्टिक, है ना, कि वाओ यार प्यार कितना प्यारा होता है, कोई हमारा केयर करने वाला हो, माँ बाप से ज़्यादा बेटर समझे, कुछ भी समझे। फिर क्या होता है थोड़े टाइम बाद, क्यों आशिमा, पिछवाड़े में पड़ती है बहुत भयंकर तरीके से लात, है ना। सारे सपने, सारा आइडियलिज्म, यूटोपियनिज्म चकनाचूर होके रह जाता है। फिर जब हम नेक्स्ट रिलेशनशिप में आते हैं तो फिर क्या होता है जब हम नए रिलेशनशिप में आते हैं पिछवाड़े पे लात खाने के बाद, तब हमें लगता है, फिर हम लोग ये बोलते हैं दूसरों से, नहीं यार मुझे पहली वाली गलती नहीं करनी है। फिर नए वाले के साथ जो मोमेंट्स बिताते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं यार अब ये थोड़ा सा ज़्यादा आगे जा रहा है, ये गलतियाँ पहले भी हो चुकी थी, मैं इमोशनली हर्ट पहले भी हो चुकी थी। तो हम क्या बन जाते हैं, हम प्रैक्टिकल बन जाते हैं लाइफ में। और यहीं से हमारी शुरुआत होती है, जिसको दुनिया कहती है बीइंग मैच्योर पर्सन, है ना। इसी को तो कहते हैं हम लोग मैच्योरिटी। बताओ सही कि गलत, है ना। बाय नाउ प्लेटो ये समझ चुका था, जैसे अशप्रीत समझ गई जिंदगी जीने का मकसद, आशमा अभी तक नहीं समझी, कभी समझेगी भी नहीं। मैं समझ चुका हूँ, हर कोई समझ चुका है। अंकिता जी की तो शादी हो गई है ना। शैली जी को पता नहीं कभी मिलेगा बॉयफ्रेंड। तो बाय नाउ प्लेटो अंडरस्टूड दैट ऑल्दो कंसेप्ट्स लाइक आइडियल स्टेट और फिलोसफर किंग अच्छे तो लगते हैं सुनने में, ये वही वाली बात हो गई आशिमा, देखते हैं कितना कितना रिलेटेबल है कंसेप्ट ये, है ना, कि सुनने में अच्छा तो लगता है कि रिलेशनशिप में ऐसा होगा वैसा होगा। एक हफ्ता होता है बच्चों को, मतलब अगर मैं एक बात बोलूं कि अब मुझे पता नहीं इस लेक्चर में ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन चैनल मेरा है और वीडियो मेरी है तो मैं ही डिसाइड करूंगा कि क्या बोलना है, ठीक है। निब्बे निब्बियों वाला प्यार नहीं होता जो बचपन में, वो है ना, कि मेरी बाबू ने खाना खाया, है ना, तो खाना खाया भी नहीं निकलता मयूर, है ना, थाना थाया। तो इट साउंड्स गुड बट दे आर नॉट प्रैक्टिकल। क्यों अशप्रीत? पहला प्यार जिसके साथ करा था बड़े सपने संजोए थे ना, लेकिन क्या वो निकला वैसा? वैसी चीजें हुई? रियल वर्ल्ड के अंदर वो चीजें तो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, है ना। तो वही चीज है। इन हिज वर्क और बुक द लॉस, प्लेटो ने कंसेप्ट दिया रूल ऑफ लॉ का। सो द लॉस के अंदर प्लेटो शिफ्ट हो जाता है टू प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। अब वो प्रैक्टिकल बातें करने लग जाता है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को देखने लग जाता है। अब फाइनली ये मान गया कि व्हाट इज, ये वही वाली बात हो गई कि कोई पूछ रहा है, मतलब जैसे मतलब मान लो किसी से भी मान लो कि जैसे कोई अमित से पूछ रहा है कि तुम इतने शांत क्यों रहते हो, तुम हंसते क्यों नहीं हो, तुम सिंगर क्यों बन गए, तुम दुखी गाने क्यों गाते रहते हो। तो वो बोल रहा है कि नहीं यार बहुत हो गया, लाइफ ने बहुत कुछ सिखा दिया मुझे और अब मैं जो प्रेजेंट रियलिटी है उसी में रहना चाहता हूँ, अब मैं कुछ सोचता नहीं फ्यूचर के बारे में। अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, एक पर्सन से लात खाकर वो 700 करोड़ की आबादी में उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा है कि सब बुरे हैं, सब ऐसे हैं, सब वैसे हैं। यही प्लेटो ने करा। पहले तो भैया बड़ी सपने संजोए, जब लात पड़ गई फिर ही मूव्ड फ्रॉम बीइंग आइडियलिस्टिक एंड परफेक्शनिज्म टू
फोकसिंग ऑन द प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस। अपार्ट फ्रॉम दीज टू वर्क्स एंड बुक्स, प्लेटो का एक काम और है द रिपब्लिक और द लॉस के अलावा, जिसका नाम है द स्टेट्समैन। ये थर्ड बुक है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही हमारे यूपीएससी के सिलेबस का पार्ट है। द स्टेटमेंट्स हमारा पार्ट नहीं है। थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे, लेकिन इससे कभी कोई क्वेश्चन नहीं निकला आज से, ठीक है। द लॉज सेकंड बेस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट द रिपब्लिक है। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ बैकग्राउंड दिया, ठीक है। कल के लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, कौन से ऐसे प्रोमिनेंट पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जिनका इन्फ्लुएंस प्लेटो के ऊपर रहता है, जैसे सोक्रेटिस। आप ये भी जानोगे बचपन के अंदर सबसे वाहियात सब्जेक्ट मैथ्स इस प्लेनेट अर्थ का, जिसमें एक पर्सन था पाइथागोरस, उसने पाइथागोरस थ्योरम दी थी, है ना, उसका इन्फ्लुएंस भी था प्लेटो के ऊपर। तो हम ऐसे और भी लोग वो जानेंगे, ठीक है। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।